मुकर्रम साहब को आज मैं तकरीबन 1 हफ्ते बाद देख रही थी। इनको देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे अजीबोगरीब एहसासात तंग करने लगे। मैं नहीं जानती थी कि इस इंसान में ऐसी कौन सी कशिश है जो मुझे इसकी तरफ खींचती है। मैं जब भी इस इंसान को देखती थी तो मैं खुद पर कंट्रोल खो देती थी। कभी कभार तो मुझे खुद से खौफ आने लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मैं कोई ऐसी हरकत कर बैठूं कि खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल ना रहूं। मुकर्रम साहब मेरे वालिद के बचपन के दोस्त थे, लेकिन हमारे घर में वो पिछले 1 हफ्ते से लगातार आ रहे थे। मेरे वालिद चूंकि एक बहुत बड़े सियासतदान थे, इस सिलसिले में उनकी अक्सर ही दोस्त मिलने के लिए आते रहते थे और अभी भी सियासत का कोई मसला चल रहा था जिस पर वो दोनों बैठे बहस कर रहे थे। जबकि मैं इनसे कुछ फासले पर ही बैठी मुकर्रम साहब के चेहरे को देखे चली जा रही थी और अपने जहन में मुख्तलिफ तरह के तस्वुरात पैदा कर रही थी जिनसे मेरी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। अचानक ही मुकर्रम साहब ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों की आंखें मिली और इसके साथ ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मुझे लगा कि अगर मजीद मैं इन्हें देखती रही तो मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। मैं तेजी से वहां से उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। मैं गहरे गहरे सांस ले रही थी और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा तनफ्फुस किसी भी तरह से बहाल नहीं हो रहा था। कमरे में मेरी बहन बैठी हुई थी। मेरी ये हालत देखकर वो परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हो गया है परिचय? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बाबा ने कुछ कहा है या तुम्हारी दोबारा से किसी से लड़ाई हो गई है? बहन की बात सुनकर मैंने तेज से नफी में सर हिलाया और उसे कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं उसे क्या बताती कि 14 साल की उम्र में ही मुझे अपने से कई गुना बड़े आदमी के साथ इश्क हो गया था। मैं नहीं जानती थी कि ये इश्क इतना जानलेवा साबित हो जाएगा कि ये मुझसे सिर्फ मेरा बचपन ही छीन लेगा, बल्कि इसके साथ साथ मेरी पूरी जवानी के लिए भी दाग बन जाएगा। अंदर कमरे में बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब अचानक ही बाबा का बुलावा आ गया। यकीनन मुकर्रम साहब मुझे बुला रहे थे। बाबा की बात सुनकर मुझे खुशी भी हुई और साथ साथ खौफ भी महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनके सामने कैसे जाऊंगी और किस तरह का बर्ताव करूंगी। मैं इसी शिशुपन में मुब्तला थी जब मामा दोबारा बुलाने के लिए आ गई और फिर मैं इनके साथ बाहर चली गई। मुकर्रम साहब नहीं सोफे पर बैठे हुए थे। चूंकि वो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, इसलिए अम्मी ने मुझे उनके करीब ही जाकर बैठा दिया। जैसे ही मेरा हाथ उनके बाजू से जाकर लगा, मुझे लगा मेरे पूरे जिस्म में आग जलने लगी है। मेरी तबीयत यकदम ही खराब होने लगी थी। मैं एक झटके से पीछे हटी। मेरी ये हरकत देखकर अपनी तशवीश ज़दा हो गई थी और मुझे कहने लगी कि क्या हो गया है परिचय बेटे? वो आपके बाबा की उम्र के हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं तेजी से नफी में सर हिलाया और उन्हें कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकती। ये कहकर मैं ज्यादा दोबारा से अपने कमरे में वापस आ गई। मैं अपने हाथ के इस हिस्से को देख रही थी जो मुकर्रम साहब से टकराया था। मैं वहीं अपने बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं भूल गई थी कि इस वक्त कमरे में मेरी बहन भी मौजूद है। वो परेशानी से मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर कहने लगी, क्या हो गया है मेरी प्यारी बहन? तुम इस कदर परेशान क्यों हो? अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन अल्लाह के लिए रोना तो बंद कर दो। अपनी बहन की बात सुनकर मैंने जल्दी से होश की दुनिया में वापस आई और मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। पहले तो मैं परेशान हो गई कि इसे क्या जवाब दूं, लेकिन फिर मैं इसके गले लगकर मजीद ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। मुझे अपनी कैफियत बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैं बस किसी तरह से इस कैफियत से बाहर निकलना चाहती थी। मैं किसी तरह से मुकर्रम साहब के तिलिस्म से बाहर निकलना चाहती थी। वो लग रहा था जैसे उन्होंने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो। मुझे दिन के हर लम्हे बस इन्हीं का ख्याल आता था। रात को सोने से पहले भी इनका चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमता था और सुबह उठने के बाद भी मैं इनके बारे में सोचना शुरू कर देती थी। इसी में ही मेरा पूरा दिन गुजर जाता था और अब मुझे इनकी इस कदर तलब होने लगी थी कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज को तहस नहस कर दूं। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कभी कभार तो मैं खुद को नुकसान पहुंचाने का सोच लेती थी, क्योंकि मुझे अपनी एक कम उम्री से बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही थी। अगर मैं जवान होती या फिर इनकी उम्र के लगभग होती तो मुझे इस तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़ता, बल्कि मैं किसी न किसी तरह से इनकी दस्तरस में पहुंच ही जाती। मगर यूं इस तरह से इनको हासिल करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही सब था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे मदद के लिए कहूं। जुमा का दिन था, रात का वक्त था। मैं मामूल की तरह ही बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन मेरा जहन मुकर्रम साहब की तरफ ही लगा हुआ था जब अचानक ही मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर देखा तो हैरान रह गई। थोड़े ही फासले पर मुकर्रम साहब खड़े थे और मुझे मुस्कुरा कर देख रहे थे। इनको मुस्कुराते देखकर मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन ये मेरी मुस्कुराहट ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। जब उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? उन्होंने मुझे इस वक्त मिलने के लिए बुलाया है। जब उन्होंने मुझे बेटा कहा तो मेरा दिमाग गुस्से से खौल उठा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज को ही तबाह कर दूं। मैंने इंतहाई गुस्से से उनकी तरफ देखा और काफी देर तक
इसी तरह ही देखती रही, लेकिन इनके चेहरे से मुस्कुराहट दूर नहीं हो रही थी। यूँ लग रहा था जैसे इन्हें मेरे गुस्से से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, बल्कि वो मेरे इस गुस्से से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरी आँखों में आँसू आ गए। इससे पहले कि मैं आँसू बहाती, वो मेरे करीब आए और मेरी आँखों से आँसू साफ़ करते हुए कहने लगे, "मैं तुम्हारी आँखों में छुपे हुए पैगाम को अच्छी तरह से समझता हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि मैं तुम्हारे दिल में क्या है। लेकिन तुम्हें पता है कि ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारा बाप कभी भी इसके लिए राज़ी नहीं होगा। लिहाज़ा बेहतर यही है कि इस सब को अपने ज़हन से निकाल दो।" उनकी बात सुनकर पहले तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी मुझसे इस तरह की बात भी कर सकते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से जाने लगे, तो मैंने बेसाख्ता उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। मैं अपनी इस जुर्रत पर खुद बहुत हैरान थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उन्होंने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने उन्हें कहा कि मुझे किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपनाना चाहती हूँ। आपको हासिल करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, "अगर यही सब कुछ है, तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लेके देखता हूँ कि तुम अपने इम्तिहान में किस हद तक कामयाब होती हो।" फिर उन्होंने मुझे एक दिन अपने घर में मिलने के लिए बुलाया। उनकी बात सुनकर पहले तो मैं खौफ़ज़दा हो गई और सोचने लगी कि अम्मी-अब्बू को क्या कहूँगी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। चूँकि मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो मुझे यूँ कहीं जाने की इजाज़त देते। लिहाज़ा जब भी मुझे कहीं पर जाना होता था, तो इसके लिए मुझे घर के तमाम बड़े लोगों से इजाज़त लेनी पड़ती थी। अगर कोई एक भी इनकार कर देता, तो मुझे इजाज़त नहीं मिलती थी। अभी भी मुझे अम्मी से इजाज़त लेना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि पिछले ही हफ़्ते मैं अपनी दोस्त के घूमने के लिए गई थी। तब मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था मैं अगले 3 हफ़्तों तक बाहर जाने का नाम भी नहीं लूँगी। जबकि अभी मुकर्रम साहब कल ही मुझे अपने घर बुला रहे थे। इनसे मिलने के लिए मैं बेचैन तो मैंने खुद ब खुद ही ज़्यादा थी और बस किसी भी तरह इनकी दस्तरस में जाना चाहती थी। लेकिन अब यहाँ पर मसला इजाज़त का उठ खड़ा हुआ था। काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठी सोचती रही और इस दौरान मुझे पता नहीं था कि मुकर्रम साहब बैठक में अब्बू के साथ बैठे हैं और मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं। बेसाख्ता नज़र उठाकर देखा तो मेरे चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट बिखर गई। बिलाशुबा वो इंसान मुझे अपने दिल के बहुत करीब लगता था और अब तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो मेरी आँखों को समझ गया था। उसने मेरी मोहब्बत के इज़हार को भी कबूल कर लिया था, वरना मैं तो डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डाँट कर खामोश करवा दे या फिर मेरे वालिदैन को ही मेरी शिकायत लगा दे कि आपकी बेटी गलत चक्करों में पड़ गई है। अल्लाह का शुक्र था कि वो इंसान मुझे समझ गया था और मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात नहीं थी। चंद लम्हे उसको देखकर मैं अपनी आँखों को सुकून पहुँचाती रही। जब वो वहाँ से उठने लगा, तो मैं भी बेसाख्ता उठी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि मैं कमरे के अंदर दाखिल होती, मुझे अपने बाबा की आवाज़ सुनाई थी, जो बहुत संजीदगी के साथ मुझे पुकार रहे थे। रात के इस पहर मुकर्रम साहब से बात करने के बाद अब्बा की मुझे लगा मेरे कदमों से नीचे से ज़मीन निकल गई और मुझे डर लगने लगा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत समझ रही हूँ और मुकर्रम साहब ने सब कुछ अब्बा को बता दिया हो। मैं डरते-डरते अब्बा की तरफ गई। उन्होंने मुझे अपने सामने बैठने का कहा और मुझसे पूछने लगे, "तुमने अपने मुकर्रम अंकल से कौन-सी किताबें लेनी हैं?" उनकी बात सुनकर मैं उन्हें हैरानगी से उनकी तरफ देखा। काफ़ी देर तक वो मुझे समझ ही नहीं लगी कि अब्बा मुझसे किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे यूं चौंक कर देखने पर अब्बा भी हैरान हुए और मुझे कहने लगे, दरअसल मुकर्रम मुझे बता रहा था कि तुमने उससे कुछ किताबें मांगी हैं और वो चाहता है कि तुम उसके घर जाकर वो किताबें ले लो। कल वैसे भी वो अपने घर पर ही मौजूद होगा और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें उसके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे भी तुमने आगे जाकर वकालत करनी है। मुकर्रम भी अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा वकील रह चुका है। वो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी रहनुमाई कर देगा। अब्बा की बात सुनकर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे जन्नत की नवीद सुना दी हो, जिस काम को मैं बहुत ज्यादा मुश्किल समझ रही थी। वो तो मुकर्रम साहब ने 5 मिनट के अंदर ही कर दिया था। न जाने मैं 1 घंटे में कितने बहाने अपने ज़हन में सोच चुकी थी, लेकिन मुझे अपने हर दूसरा बहाना पहले बहाने से ज़्यादा फ़िज़ूल लगता था। मुझे ये भी लगने लगा था कि शायद मेरी ये मुलाकात अधूरी ही रह जाएगी और मैं मुकर्रम साहब को नाराज़ कर दूँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब्बा की बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और अब्बा को कहने लगी, "जी, मैंने इनसे कुछ वाक़ई किताबें लेनी थी। इन किताबों के बारे में मुझे टीचर ने भी बताया था। ये बहुत अच्छी किताबें हैं।" काफ़ी देर तक अब्बा के साथ बैठी बातें करती रही, जबकि मेरे ज़हन अभी भी मुकर्रम साहब की तरफ ही उलझा हुआ था। एक लम्हे के लिए तो मेरे ज़हन में आया कि मैं अब्बा को धोखा देकर बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे शैतान ने दोबारा मुझ पर हावी हो गया। मैंने खुद को तसल्ली दे दी और उसने कुछ भी गलत नहीं है। मैंने भी बाकी लड़कियों की तरह मोहब्बत की है। शायद मैं भूल गई थी कि वो मुझसे सब कुछ ऐसा नहीं है। ये सब तो मेरे और सिर्फ़ अट्रैक्शन है। मोहब्बत अपने महबूब को हासिल कर लेने का नाम नहीं है। चूँकि इस वक़्त मेरा ज़हन भी बहुत कच्चा था और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुकर्रम साहब की तलब हो रही थी। इसी वजह से मैं बाकी तमाम चीज़ों पर गौर नहीं कर रही थी। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंसान को हासिल करना था और अब मुझे अपना ये मकसद हासिल होता हुआ नज़र आ रहा था। सुबह तकरीबन 7 बजे के वक़्त मैं उठ गई। मुझे इतना जल्द उठा देखकर अम्मी पहले तो बहुत हैरान हुई और फिर कहने लगी, लगता है
खैरियत ही है बीबी, आज फिर इतनी जल्दी उठ गई, कहीं घूमने फिरने का इरादा तो नहीं है? याद है ना पिछले हफ्ते मुझसे क्या वादा किया था कि अगले 3 हफ्तों तक तुम कहीं भी नहीं जाओगी। अम्मी की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी और उन्हें कहने लगी, अम्मी, मैं कहीं भी नहीं जा रही, बल्कि अब्बा मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अब्बा भी इसी वक्त कमरे से बाहर निकले थे अपने, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हाँ जी, आज मैं अपनी बेटी को वकालत सिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर अम्मी हैरानगी से हम दोनों की तरफ देखने लगी। अब्बा ने इन्हें बताया कि वो मुझे अपने दोस्त के पास लेकर जा रहे हैं, और बाकी बात सुनकर अम्मी यकदम ही आग बबूला हो गई और कहने लगी, ये क्या बात हुई? अपनी जवान लड़की को एक अनजान मर्द के घर भेज रहे हो? कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। अम्मी की बातें सुनकर अब्बा गुस्सा करने लगे और कहने लगे कि ये क्या तुम पिछले जमाने की बातें लेकर बैठ जाती हो? अरे वो इससे कई गुना उम्र में बड़ा है और इसके बाप की ही उम्र का है, और मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उस पर बहुत एतबार है। वो हमारी बेटी को अपनी बेटियों जैसी ही समझता है। और मैं अब्बा की बातें सुनकर अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रही थी। इस बाप की उम्र का है, लेकिन इसका बाप तो नहीं है। अम्मी अब्बा की बहस करने लगी। फिलहाल अम्मी की ये बहस मुझे बहुत जहर लग रही थी। मैंने अब्बा का बाजू पकड़ा और इन्हें कहने लगी, अब्बा प्लीज मुझे जाना है, वो किताबें वाकई मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे डर था कि कहीं अम्मा अब्बा को अपनी बातों में कायल ना कर ले और मुझे लेकर जाने से मना ना कर दे। अब्बा भी अब जिद्दी हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने अम्मी को साफ साफ कह दिया कि मेरे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। जबकि अम्मी ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। शायद अम्मी मुकर्रम साहब को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। इसीलिए कहती हैं कि माएं अपने बच्चों को देखकर ये अंदाजा लगा लेती हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है। और अभी भी मेरी अम्मी मेरे चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट को तशवीश से देख रही थी। जब मैं वहां से निकलने लगी तो मुझे कहने लगी, ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट क्यों खिल रही है? वहां पर अब्बा के साथ साथ ही रहना और एक लम्हे के लिए भी अब्बा से जुदा मत होना। और अगर मुझे पता चला कि तुम वहां पर अकेली घूमती रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी की बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया, क्योंकि मेरा मकसद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वहां से निकलना था। अब अब्बा के साथ मैं बज़ाहिर गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन मेरा ज़हन मुकर्रम साहब के घर में ही उलझा हुआ था। मुझे सोचकर ही बहुत खुशी हो रही थी कि थोड़ी ही देर बाद हम दोनों का मिलन हो जाएगा। रात मुकर्रम साहब की कई बातें मेरे ज़हन में गूंज रही थी। दरअसल रात को मैं सोने के लिए लेटी हुई थी कि अचानक ही मेरे मोबाइल की बेल बजी। मैंने देखा तो वो एक अननोन नंबर था। वैसे तो अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाती थी मैं, ना ही मैसेज का जवाब देती थी, लेकिन रात को मैंने ना चाहते हुए भी इस मैसेज का जवाब दे दिया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुकर्रम साहब ही थे। फिर मैंने इनको कॉल मिलाई और तकरीबन सुबह तक मैं इनसे बातें करती रही। रात के वक्त मैं सोई नहीं थी, इसी वजह से सुबह भी जाग रही थी। जबकि अम्मी ये समझती रही कि मैं जल्दी उठ गई हूँ, ये मेरी आंख खुल गई है। इन्हें क्या पता था कि मैं तो सोई ही नहीं थी। मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अभी इन जिन हरकतों को मैं सोचकर हंस रही हूँ, बाद में अम्मी इन हरकतों को सोचकर मुझे रोना भी पड़ेगा। अचानक गाड़ी में रास्ते में खराब हो गई। दूसरी तरफ मेरी बेचैनी भी सवा नेज़े पर पहुंच चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़कर वहां पर पहुंच जाऊं, जबकि मेरी दूसरी तरफ गाड़ी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अब्बा के चेहरे पर बहुत परेशान नजर आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद इन्हें ऑफिस से कॉल आ गई। दरअसल इनकी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग थी, जहां पर उन्होंने किसी भी हाल में पहुंचना था। अचानक ही वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। इस गाड़ी में मुकर्रम साहब बैठे हुए थे। इन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। जब भी मैं इन्हें याद करती थी वो मेरे सामने यूं ही आ जाते थे। अब तो मुझे यूं लगने लगा था जैसे दिल को दिल से राह होती है वाला मुहावरा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बना था। मुकर्रम साहब ने हम लोगों को परेशान देखा तो पूछने लगे, क्या हो गया है? अब मेरी तरफ नहीं आ रहे थे। अब्बा ने कहा कि भाई तुम्हारी ही तरफ आ रहा था, लेकिन गाड़ी खराब हो गई है और मेरी एक तरफ बहुत जरूरी मीटिंग भी है। मुझे बस किसी तरह से इस मीटिंग पर पहुंचना है। मुकर्रम साहब ने तसल्ली दी और कहा कि आप गाड़ी में बैठे, मैं आपको मीटिंग पर छोड़ दूंगा, जबकि परीक्षा को अपने साथ ले जाऊंगा। इसे मैं मुख्तलिफ किताबें दे दूंगा और समझा दूंगा। फिर बाद में आप एक ड्राइवर के साथ घर भेज दूंगा। मुकर्रम साहब की बात सुनकर मैं बेसाख्ता ही अपने अब्बा की तरफ देखा, जो इस वक्त किसी गहरी सोच में डूबे हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगे कि क्या ये ठीक रहेगा? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और कहा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब चीजों का बहुत अच्छी तरह से पता है। अब्बा मुस्कुराने लगे और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, चलो तुम अपने मुकर्रम अंकल से आज वकालत सीखना। इस दौरान मैं मीटिंग जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा और फिर तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। अब्बा की बात सुनकर मेरा दिल किया मैं खुशी से नाचना शुरू कर दूं। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ख्वाहिश इस तरह से ये पूरी हो जाएगी। थोड़ी ही देर बाद मुकर्रम साहब ने अब्बा को इनके ऑफिस में छोड़ दिया और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या इरादा है, आज अपने अरमान पूरे करने हैं या नहीं? उनकी बात सुनकर मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए खड़ी खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती करने जा रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद जब मैंने देखा तो मुझे रास्ता थोड़ा सा अनजाना महसूस हुआ। मैंने बेसाख्ता मुकर्रम साहब की तरफ देखा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस लेकर जा रहा हूँ,
क्योंकि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता, जबकि मेरे घर में अक्सर ही मेरे जानने वाले आते रहते हैं। इस दौरान हम परेशान हो सकते हैं। उनकी बात सुनकर खौफ की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मैं इसी तरह से ही परेशान बैठी हुई थी, जब उन्होंने मेरी हालत महसूस कर ली और मुझे कहने लगे, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा सिर्फ़ मैं ही हूँ, जिससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने मेरे हाथों पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देने लगे। मैं भी थोड़ी देर बाद मुतमईन होकर बैठ गई। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद हम इनके फ़ार्म हाउस पहुँच चुके थे। मुझे अपने अब्बा की फ़िक्र होने लगी थी। मैंने जब इनसे अपने अब्बा के बारे में बात की, तो वो मुझे कहने लगे, तुम फ़िक्र मत करो, इनकी मीटिंग तकरीबन 5 घंटों की है और वो 6 घंटे से पहले फ़ारिग नहीं होंगे। मैंने पहले ही सब कुछ पता करवा लिया है। उन्होंने मुझे ये बताया भी, अब्बा की गाड़ी खराब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुकर्रम साहब का नौकर ही था, जिसे उन्होंने तोहफ़े में अब्बा को दिया था। मुकर्रम साहब की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इस कदर शातिर हो सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद मैं इनके साथ इनके फ़ार्म हाउस में दाखिल हो गई। मुकर्रम साहब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ़ महसूस हो रहा था। इसके बाद वो मुझे एक कमरे में ले गए और दरवाज़ा लॉक करने लगे। इससे पहले कि वो मेरी तरफ आते, दोबारा से दरवाज़े पर दस्तक हुई। मुकर्रम साहब ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को सामने देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह यहाँ पर आ सकती हैं। मुझे अपनी फ़िक्र होने लगी थी, लेकिन मेरी माँ के साथ अब्बा जान भी थे। मेरी माँ ने अब्बा को कहा था कि मैं इसीलिए इस आदमी से नहीं भेज रही थी, क्योंकि ये आदमी मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया है। इसने मेरा घर खराब करने की कोशिश की थी। मुझे आपसे बदज़न करना चाहता था। तन्हाई पाकर एकदम मेरे करीब आता था और मुझे परेशान करता था। लेकिन आप इस पर इस कदर भरोसा करते थे कि मैं आपको कभी इनकी सच्चाई नहीं बता सकी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं इस शख्स को पसंद नहीं करती थी और इसी से नफ़रत करती हूँ। अब जब मैंने देखा कि मेरी बेटी का रुझान इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है और ये मेरी बेटी में दिलचस्पी ले रहा है, तो मैंने खुली आँखों से सब कुछ नोट करना शुरू किया। और अब जब मेरी बेटी इसके पास अकेले में जाना चाहती थी, तो मुझे कुछ हद तक अंदाज़ा हो गया था। इसीलिए मैं आपको बताए बगैर आपके घर गई, तो मुझे मालूम हुआ कि घर पर तो है ही नहीं, और जब मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने कहा कि आप इसे मुकर्रम साहब के घर छोड़कर चले गए हैं। इसी वजह से आप परेशान हो गए। आपको अंदाज़ा था कि ये घर नहीं होगा, तो यकीनन अपने फ़ार्म हाउस में होगा। अम्मा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वो इस कदर बारीक बीनी से हर चीज़ का जायज़ा ले रही थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। सच कहते हैं, माँओं बेटियों के लिए चील की नज़र रखती हैं। उन्होंने अब्बा को मज़ीद बताया कि मुकर्रम साहब ने मुझे बहकाने की कोशिश की है। चूँकि मैं कम उम्र थी, इस वजह से मुझे मासूम समझ रहे थे सब। मुकर्रम साहब भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे। मैं भी अब्बा जान के सामने देख कर ही मुकर गई और रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद मैं इनके साथ घर वापस आ गई। इस दिन के बाद मेरे दिल में डर बैठ गया। थोड़े ही अरसे बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अट्रैक्शन थी। हकीकत में मुझे इनसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। और फिर वक़्त के साथ-साथ मैं इस किस्से को भूलने लगी। अब मेरी एक बहुत अच्छे घर में शादी हो चुकी है और एक बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। मगर आज भी जब मुझे वो दिन याद आता है, तो अपने हाथों से अपनी इज़्ज़त को खतरे में डाला था, तो मेरी रूह खौफ से काँप जाती है। और मैं सोचती हूँ कि अगर वाक़ई इस दिन मेरी माँ ना आती, तो न जाने मेरे साथ वो शख़्स क्या सलूक कर देता और मैं किसी को मुँह दिखाने के भी काबिल ना रहती।